नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मयंक गौतम और आपका स्वागत है आपके अपने हिंदी वाले गुरुजी चैनल में। पिछले वीडियो में हमने संधि शब्दों का अभ्यास किया था। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं संधि विच्छेद का अभ्यास। परीक्षा में मैंने आपको बता चुका हूँ, पिछले मेरे वीडियो में मैंने बताया है कि संधि से प्रश्न किस तरीके से आते हैं। मैंने बताया था संधि से प्रश्न 4 तरीके के आते हैं, आप वहाँ पर अच्छी तरीके से उनको देख सकते हैं। संधि पढ़ना, संधि करना, विच्छेद पढ़ना और विच्छेद करना एक अलग बात है और संधि अभ्यास करना एक अलग बात है। वहाँ आप नियम के आधार पर उनको नियम आपको सामने लिखवाए जाते हैं और तुरंत उनसे क्या होता है, हम उनको हल कर लेते हैं। ठीक है, आपने पढ़ा होगा आगमन और निगमन विधि, उसी के आधार पर हम आज समझ रहे हैं कि आज हम क्या करेंगे कि इनको हल करेंगे और नियमों को इन्हीं के आधार पर समझेंगे। यानी कि अब आपको पहचानना होगा, रेंडमली मैंने ये शब्द लिखे हुए हैं, पहचानना होगा कि कौन सी संधि है, कौन सा नियम लगेगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज के हम वीडियो को, संधि विच्छेद अभ्यास। देखिए पहला ही शब्द क्या है आपका, कामायनी। तो मैंने आपको क्या बताया था विच्छेद का सबसे पहला नियम, कि सबसे पहले हम शब्द में स्वर संधि को ढूंढते हैं। स्वर संधि के बाद में यदि स्वर संधि नहीं बन पा रही है तो फिर व्यंजन देखते हैं, अंत में विसर्ग देखते हैं। लेकिन आप ऐसे समझिए, सबसे पहले स्वर देखिए, स्वर नहीं है तो विसर्ग देखिए, विसर्ग के बाद में अगर बच गई तो व्यंजन तो हो ही जाएगी। अब स्वर की बात करते हैं। अगर दोनों तरफ तोड़ने पर सार्थक शब्द निकल के आते हैं, दोनों तरफ अर्थात प्लस के इधर भी सार्थक शब्द हो, प्लस के इधर भी सार्थक शब्द हो, तो आपने संधि सही तोड़ी है, अर्थात आपने विच्छेद सही तरीके से किया है। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए कामायनी शब्द की बात करी जाए तो देखिए सबसे पहले दीर्घ संधि के अनुसार बात करी जाए। दीर्घ संधि में बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और री मिलते हैं। क्या यहाँ बड़ा आ दिखाई दे रहा है? हाँ जी। माँ में दिखाई दे रहा है, का में भी दिखाई दे रहा है, लेकिन अधिकतर आप बीच में देखा करिए। तो देखिए यहाँ आपको बड़ा आ दिखाई दे रहा है, तो सीधी सी बात है कि इसमें दीर्घ संधि हो सकती है। तोड़ के देख लेते हैं। तोड़ने के बाद में अगर दोनों तरफ सार्थक शब्द निकल आए तो सीधी सी बात है कि आपकी संधि कौन सी हो जाएगी, दीर्घ संधि हो जाएगी। अब आपने इसको दीर्घ संधि पहचाना किस आधार पर है, बड़े आ के आधार पर ही तो पहचाना है। तो इसमें से बड़े आ को निकाल लीजिए। तो बड़ा कैसे निकालेंगे, इधर से आपने बीच में से आ निकाला, जो बाकी का बचा वो ऐसा का ऐसे ही लिख दिया। यहां तक बात आपकी अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। ठीक है, अब देखिए कि दीर्घ संधि क्या कहती है। आ कैसे बनता है कि जब आ या आ से अ या आ मिलेगा तो कौन सी संधि बनती है, दीर्घ संधि बनती है। अब देखिए हमने इसको तोड़ के अलग कर लिया। अब इनको जोड़ना है इससे और इनको जोड़ना है इससे। अब देखिए होता क्या है कि एक शब्द तो आ की मात्रा से काम बनेगा, एक बनेगा कामा, इधर एक शब्द अयनी बनेगा और दूसरा शब्द आयनी। ठीक है, तो देखिए कामा निरर्थक है और आयनी निरर्थक है, तो इस संधि का जो विच्छेद होगा वो क्या होगा, काम धन आयनी। तो इसका मतलब है कि जो आपने इसका विच्छेद किया है वो सही है, दोनों ही तरफ सार्थक शब्द है, इसलिए इसको हम सही कहेंगे कि ये कौन सी संधि हो गई, दीर्घ संधि, दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं तच्छिव। तच्छिव की बात करी जाए तो यहां पर देखिए क्या दीर्घ संधि हो सकती है, नहीं हो सकती, क्योंकि कोई बड़ी मात्रा है नहीं। गुण संधि देखिए, गुण संधि में क्या होता है, छोटी ए, छोटा और अर आते हैं, जो यहाँ पर कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। वृद्धि संधि में बड़ी ए और बड़ा ओ आता है, वो भी यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। यण में या आता है, वा आता है और रा आता है, उनसे पहले लेकिन आधा वर्ण होना चाहिए। क्या यहाँ पर या व रा से पहले कोई आधा वर्ण है, नहीं है। अयादि संधि में क्या होता है, आए आए अब और आब आते हैं, जो यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे, तो सीधी सी बात है कि इसमें स्वर संधि नहीं है। अब विसर्ग संधि की बात करी जाए तो विसर्ग संधि में मैंने सीधे सीधे बताया था आपको, शा देखना है आधा, ओ की मात्रा देखनी है, शा का मतलब तीनों शा, आधे शा देखने हैं, र देखना है और ओ की मात्रा देखनी है। अगर ये नहीं है तो वो संधि आपकी विसर्ग संधि नहीं है। देखिए क्या यहाँ तीनों में से कोई चीज दिखाई दे रही है, नहीं। अब व्यंजन संधि के आधार पर चलते हैं। व्यंजन संधि में मैंने आपको बताया था चा और छा का, चा और छा का विच्छेद करते समय दो बातें देखी जाती हैं, या तो चा को हटा के देख लीजिए या फिर चा और छा दोनों को हटा के उन दोनों के स्थान पर ता और शा रख दीजिए। तो रख के देखते हैं, पहले हम चा को हटा देते हैं तो ता धन छिव निकल के आ रहा है,
तो इसका मतलब ये हमारी संधि सही नहीं टूटी। अब दूसरे तरीके से देखते हैं, इस चा को बदल दो ता में और छा को बदल दो शा में, तो देखिए क्या निकल के आएगा, तत् धन शिव। बात समझ में आई? इस चा को बदला हमने ता में और इस छा को बदला हमने शा में, और बीच में क्या लगा देंगे हम, प्लस का निशान लगा देंगे, तो क्या निकल के आएगा, तत् धन शिव। तो इसका मतलब ये आपने संधि सही तोड़ी है। ठीक है, तो ये कौन सी आपकी संधि हो जाती है, तत्शिव व्यंजन संधि। ठीक है, कौन सी है, व्यंजन संधि है। चलिए आगे बढ़ते हैं, वर्षतु। क्या है, वर्षतु। अब वर्षतु की बात करी जाए तो इसमें दीर्घ संधि साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि बड़ा, बड़ी, बड़ा ऊ और री यहां पर नहीं दिखाई दे रहा, तो यहां दीर्घ संधि नहीं है। इसके बाद कौन सी संधि हो सकती है, इसमें गुण संधि हो सकती है। गुण संधि कैसे हो सकती है, क्योंकि यहां अर दिखाई दे रहा है। अर मैं दिखाऊंगा अभी अर कहां दिखाई दे रहा है, तो कौन सी हो सकती है, गुण हो सकती है। वैसे भी पेपर में 4 ऑप्शन दिए होते हैं, तो अगर स्वर संधि के 4 ऑप्शन है तो आप लगा सकते हो सीधे सीधे, लेकिन अगर ऑप्शनों में स्वर संधि के साथ व्यंजन और विसर्ग दे दिया तो थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। तो मैंने आपको जो बताया है, तोड़ो और दोनों शब्द सार्थक निकल आए तो आपने संधि तही तोड़ी है। असल में संधि विच्छेद अगर करने की बात आती है तो संधि विच्छेद कई शब्दों में कई मात्राएं एक जैसी आ जाती हैं, उनको तोड़ते समय कभी वो दीर्घ संधि के आधार पर भी टूट सकता है शब्द, और अयादि के आधार पर भी टूट सकता है, व्यंजन के आधार पर भी टूट सकता है, और विसर्ग के आधार पर भी टूट सकता है। लेकिन बात असल में वही आती है कि तोड़ने के बाद में सार्थक निकल के आने चाहिए। ठीक है, चलिए देख लेते हैं वर्षतु को। पहले गुण के आधार पर ही देख लेते हैं। गुण में हमने क्या कहा था आपसे, अर। ठीक है, चलिए अर देखते हैं। अर कहाँ है, अगर आप देखोगे तो देखो, वर्ष ऋतु। अब देखिए इस शा के अंदर आ है तो आपको वर्ष अर मिल गया, तो उसको बीच में ले आइए, क्योंकि हमने इसको पहचाना किस आधार पर है, तो देखिए आपने लिखा वर्ष, यहां से अ निकला और अर। अब जैसा का है वैसा का वैसा ही उतार दीजिए। ठीक है, बात क्लियर हो गई। अब अर बना किसका होता है, मैं इसको बिगाड़ दे रहा हूं, अभी लिख दूंगा, मतैक के यहां लिख देता हूं। हाँ जी, अब ये अर बनता कैसे है, अर बनता है जब अ या आ से क्या मिले, री मिले, तब क्या बन जाता है, अर बन जाता है। चलिए देखते हैं, इस अ या आ को इस पे लगाइए और इस री को इससे पहले लगा दीजिए, तो देखिए एक शब्द बनेगा वर्ष और एक बनेगा वर्षा। तो सीधी सी बात है, वर्षा शब्द हम लेंगे और यहां पर क्या बन जाएगा, ऋतु बन जाएगा। तो वर्षतु शब्द का जो संधि विच्छेद है वो वर्षा और ऋतु है। तो सीधी सी बात है कि दोनों सार्थक शब्द निकल आए, तो इसका मतलब आपने जो संधि तोड़ी है वो सही तोड़ी है, अर्थात संधि विच्छेद जो किया आपने सही किया है। तो ये कौन सी संधि हो जाती है, वर्षतु, ये आपकी गुण स्वर संधि हो जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं मतैक्य। मतैक्य की बात करी जाए तो इसमें देखिए कौन कौन सी संधि हो सकती है। दीर्घ है नहीं, गुण है नहीं क्योंकि छोटी है, छोटा और अर आता है वो यहाँ है नहीं, बड़ी है और बड़ा ओ आते हैं आपके वृद्धि संधि में, तो यहाँ पर वृद्धि संधि हो सकती है। तोड़ के देख लीजिए, अगर होगी तो दोनों तब सार्थक निकले आएंगे। चलिए देखते हैं, बड़ी ए की वजह से ही तो आप इसको वृद्धि कह रहे हो, तो बड़ी ए को बीच में ले आइए, जिसकी वजह से हम इसको पहचान रहे हैं उसको बीच में लाते हैं, तो बड़ी ए बीच में आएगी। ठीक है, अब ए बना किसका होता है, अब ए बनता है जब अ या आ से ए या ए मिले। ठीक है, अब इसको इससे मिला दीजिए, इसको इससे मिला दीजिए। अब एक शब्द आएगा मत और एक आएगा मता। क्या आएगा, मत आएगा और एक मता आएगा, तो शब्द आपका क्या बन जाएगा, मत। और दूसरा एक के होता है या एक के होता है, एक के होता है, तो इस शब्द का जो संधि विच्छेद निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, मतैक्य निकल के आएगा। तो आपके मतैक्य में कौन सी संधि हो जाती है, इसमें हो जाती है आपकी वृद्धि, वृद्धि स्वर संधि हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा शब्द था, निरीक्षण था, मैं चलिए यहां लिख दे रहा हूं निरीक्षण, अभी मैं यहां करा दूंगा इसको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। करणोत्पादन। अब देखिए लंबे लंबे शब्द आ जाते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, या कहा जाए हम परेशान हो जाते हैं कि भाई इतने बड़े शब्द को हम कैसे तोड़ेंगे। मैंने आपको जो स्टेप बताए हैं ना, 4 स्टेप में संधि को तोड़ना सीखिए। चलिए देखते हैं पहले इसमें कौन सी संधि हो सकती है। देखिए अगर आप देखोगे तो बड़ी मात्रा एक यहाँ दिखाई दे रही है, वो भी ओ की। ठीक है, अर्थात दीर्घ स्वर दिखाई दे रहा है, ज्यादातर दीर्घ स्वरों से ही संबंध है। चलिए देखते हैं,
बड़े ओ की मात्रा किस संधि में दिखाई देती है? बड़े ओ की मात्रा दो जगह दिखाई देती है। एक दिखाई देती है आपकी गुण संधि में और एक ओ की मात्रा दिखाई देती है विसर्ग संधि में। मैं वही कह रहा हूं, दोनों तरीके से टूट सकता है, लेकिन सार्थक जब निकल के आएंगे तब पता चलेगा। चलिए देखते हैं। पहले मैं आपको उसके आधार पर तोड़ के दिखाऊंगा जिस आधार पर ये संधि नहीं है। चलो हम इसको विसर्ग संधि मान के चल रहे हैं। तो विसर्ग संधि में क्या होता है कि अगर ओ हो तो ओ को हटा के विसर्ग लगा दो। तो चलिए देखते हैं, केवल और कुछ नहीं करते। देखो, करुणः धन तपादन, क्या कोई शब्द आ रहा है? ये नहीं आ रहा, इसका मतलब इसमें विसर्ग संधि नहीं है। चलिए अब इसको हम तोड़ते हैं किसके? गुण के आधार पर। ठीक है, चलिए देखिए। अब गुण संधि आप किस वजह से कह रहे हो? इस ओ की वजह से ही तो कह रहे हो। तो ओ को बीच में ले आओ, बाकी के को इधर उधर ऐसे ही लिख दो। करुण धन ओ धन तपादन। अब ओ कैसे बनता है? जब अ या आ से उ या उ मिलता है, क्योंकि अभी हमको पता नहीं है इसलिए हम दोनों चीजें लिखते हैं। अ भी लिखते हैं, आ भी लिखते हैं, उ भी लिखते हैं, उ भी लिखते हैं। ठीक है, अब हमें करना क्या है कि इन दोनों को इससे मिलाना है, इसको इससे मिलाना है। तो अब देखिए, पहला शब्द तो बनना चाहिए करुण या करुणा। क्या बनना चाहिए? करुण या करुणा। और दूसरा शब्द बनना चाहिए उत्पादन या उत्पादन। तो ठीक है, चलिए देखते हैं। तो ये जो शब्द बनेगा वो है करुणा धन उत्पादन। ठीक है, बात क्लियर हो गई। और कौन सी संधि हो गई इसमें? गुण स्वर संधि हो गई। ठीक है, बात क्लियर हो गई, दोनों ही सार्थक निकल आए। मैं इसीलिए कहता हूं आप ट्रिकों पर मत जाइए। ट्रिक अगर आप देखोगे तो फेल हो जाती हैं। नैनो सेकंड और 1 सेकंड में कभी भी उत्तर मत लगाइए, पहले तोड़ के देखिए। ठीक है, ऑप्शन पर डिपेंड करता है। चलिए मुनीश्वर, मुनीश्वर की बात करी जाए तो आपको यहाँ बड़ी ई की मात्रा दिखाई दे रही है। या कौन सी संधि हो सकती है? अगर मैं बात करूं तो कौन कौन सी हो सकती हैं? ट्रिकों के माध्यम से ही बता रहा हूं, ट्रिक के माध्यम से फेल कैसे होंगी देखिएगा। सबसे पहली बात, बड़ी की मात्रा दिखाई दे रही है तो इसमें दीर्घ संधि हो सकती है। दीर्घ संधि में बड़ा, बड़ी, बड़ा ऊ और री मिलते हैं। दीर्घ संधि के तुरंत बाद में गुण कौन सी आती? गुण आती है। गुण में ए ओ और अर मिलता है तो गुण नहीं है। वृद्धि संधि में बड़ी है और बड़ा ओ आता है, वो भी नहीं है। यण संधि में आ जाओ। यण संधि में क्या है कि या, व और र आते हैं, लेकिन उनसे पहले आधा व्यंजन होना चाहिए। ये देखिए, व से पहले आधा है। तो यहां कौन सी और दिखाई दे रही है? भाई यही चीज तो सिखाते हैं यूट्यूब पर बहुत से लोग कि जहां या व र से पहले कोई आधा व्यंजन आए तुरंत आंखें बंद करो और यण लगा दो आप इसमें यण, गलत हो जाएगा। चलिए अब तीसरा, मैंने भी बताया था, मैं भी ट्रिक के माध्यम से पढ़ाता नहीं हूं, लेकिन आपको भी बता रहा हूं, अभी बताया था ट्रिक कैसे फेल होती है। मैंने क्या बताया था कि आधा शाक कोई सा भी दिखाई दे जाए तो आप क्या करोगे? विसर्ग संधि लगाओगे। लेकिन मैंने ये भी बताया था कि विसर्ग संधि लगाने से पहले उसको तोड़ के जरूर देख लेना। तो देखो आधा शाह दिखाई दे रहा है, तो बात समझ में आ रही है। चलिए अब देखते हैं इसको हम सबसे पहले किसके आधार पर देखेंगे? दीर्घ संधि के आधार पर। अगर इसके सार्थक खंड हो गए तो सीधी सी बात है, हमारा संधि विच्छेद सही है। चलिए देखते हैं। हम इसको दीर्घ संधि पहचानना है बड़ी ई की वजह से, तो उसी को बीच में ले आइए। ठीक है, मुन धन ई धन स्वर। अब ई बनती कैसे है? जब ई या ई से छोटी ई या बड़ी ई मिल जाती है तो क्या बन जाता है आपका? बड़ी ई बन जाती है। यही तो दीर्घ संधि में पढ़ा था। अब इसको इससे जोड़ दीजिए, इसको इससे जोड़ दीजिए, तो जो शब्द निकल के आएगा वो है मुनि धन ईश्वर। ठीक है, सार्थक शब्दों को लेते हैं हम, तो देखा जाए तो ये दोनों ही तरफ सार्थक शब्द निकल के आए। और सार्थक शब्द भी एक चीज याद रखिएगा, जो यहां अर्थ है वो यही अर्थ है ना, कोई बदला तो नहीं। मुनि धन ईश्वर का अर्थ मुनीश्वर ही है ना। करुणा को जब उत्पादन होता है तो उसी को करुणात्पादन कहते हैं। दोनों एक ही चीज है, कोई अर्थ तो परिवर्तित नहीं हो रहा है ना। हाँ जी, चलिए अब बात करते हैं। अगला है आपका संख्योचित। क्या है ये? मैंने बिंदी लगा दी। सख्योचित है। क्या है? सख्योचित। अब सख्योचित की बात करी जाए तो इसमें कौन कौन सी संधि दिखाई दे रही है पहले वो देख लेते हैं। इसमें दीर्घ नहीं है, गुण नहीं है, वृद्धि नहीं है। क्यों? आप समझ रहे हो, मात्राएं इसमें उनकी नहीं है। ठीक है, दीर्घ संधि सूचक मात्राएं यहां नहीं है, गुण
सूचक मात्राएं या नहीं है, वृद्धि संधि सूचक या मात्राएं नहीं है। अब यण संधि हो सकती है, हाँ जी हो सकती है। क्यों? क्योंकि या से पहले आधा व्यंजन आ रहा है, और यदि या से पहले आधा आ रहा है तो यण हो सकती है। तो यण के आधार पर ही देखते हैं। तो यण हम किस आधार पर पहचानते हैं? या, वा और रा के आधार पर। तो पूरे के पूरे या को या रा को या वा को बीच में ले आते हैं। तो इस या को मात्रा सहित बीच में लेकर आइए, क्योंकि इसी से इसकी पहचान है। तो आप बीच में किसको ले आए? यू को ले आए। ठीक है, चलिए अब यू बनता कैसे है? जब ई या ई से या कब बनता है? यण संधि में आपने क्या पढ़ा था कि ई से जब कोई असमान स्वर मिल जाता है तो ई या में बदल जाती है और उस असमान स्वर की मात्रा उस या के ऊपर लगा दी जाती है। अब देखिए कि या बना किससे था? ई से, और मात्रा इधर किसकी है? ऊ की। तो इधर छोटा ऊ रख दीजिए। अब इसको इससे जोड़ दीजिए, इसको इससे जोड़ दीजिए। तो आपका जो शब्द बनेगा वो बनेगा सखी प्लस उचित। ठीक है, संधि टूट गई, दोनों सखी धन उचित होता है और उसी को सख्योचित बोलते हैं। तो बात क्लियर हो गई। चलिए कौन सी संधि हो गई? यण। ये कौन सी थी? दीर्घ। साथ के साथ मैं लिखता चल रहा हूं। अब बात करते हैं मात्रानंद। मात्रानंद। अब इस शब्द की यदि बात करी जाए तो इसको सीधे सीधे बहुत से लोग दीर्घ में तोड़ देंगे, मात्रा और आनंद कर देंगे। क्या कर देंगे? मात्रा और आनंद। लेकिन मात्रा और आनंद कोई अटपटी चीज लग रही है भाई। मात्रा का आनंद क्या होता है? तो अब कुछ ना कुछ तो इसमें लोचा है, तो देखते हैं। तो दीर्घ संधि तो इसमें नहीं है, क्योंकि दीर्घ संधि के अनुसार तोड़ेंगे तो मात्रा और आनंद आएगा या मात्र और आनंद आएगा। भाई मात्र आनंद क्या होता है? केवल। मात्र का मतलब केवल आनंद। क्या केवल आनंद इसका अर्थ लग रहा है आपको मात्र आनंद का? नहीं है। चलिए देखते हैं कोई और संधि है कि नहीं। यहां पर कोई भी यण संज्ञक, वो गुण संज्ञक मात्रा नहीं है, वृद्धि संज्ञक मात्रा नहीं है। तो अब देखते हैं कि कौन सी हो सकती है। यहां गुण हो सकती है। हाँ जी, गुण हो सकती है क्या? बिल्कुल हो सकती है। कैसे हो सकती है वो जरा देखिए। आपको पता है ये त्रा बनता कैसे है? ये बनता है ता और रा से। किससे? ता और रा से। तो सीधी सी बात है, यण संधि में क्या होता है कि या, वा और रा होते हैं और इनसे पहले कोई आधा व्यंजन होता है। तो देखिए रा से पहले आधा व्यंजन है तो यहां पर भी होगा। तो चलिए देखते हैं, हमको बीच में किसको लेके आना है? रा को लेके आना। पहले मैं इसको देखिए तोड़ के लिख देता हूं, तब आप अच्छी तरीके से देखोगे। ये जो लिख रहा है आपका, वो ये लिख रहा है मात्रानंद। अब रा से ही तो आप इसकी पहचान यण कर रहे हो, तो इस रा को बीच में ले आइए। तो इस रा को हम बीच में ले आएंगे। तो रा को बीच में लाने पर जो बचा आपका शब्द वो क्या है? मात और नंद। ठीक है, अब रा बनता किसका है? जब री से कोई असमान स्वर मिलता है। किससे? री से। तो री इधर आ गया और मात्रा इसकी किधर लग रही है? आ लग रहा है, तो इस आ को इधर लिख दीजिए। अब इसको इससे जोड़िए, इसको इससे जोड़िए, तो शब्द क्या निकल के आएगा आपका? मातृ धन आनंद। तो यहां पर देखिए मातृ अर्थात मां से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसी को मातृ आनंद कहते हैं। और मातृ आनंद शब्द को जब जोड़ दिया जाता है तो मात्रानंद बन जाता है। तो यहाँ पर कौन सी संधि हो गई आपकी? यहाँ पर आपकी हो गई यण संधि। ठीक है, चलिए अब दुर्ग की बात करते हैं। यहाँ ये शब्द लिखा हुआ है दुर्ग, मैं इसको ऊपर ले आ रहा हूं इस जगह पर, दुर्ग। अब दुर्ग में कौन सी हो सकती है वो देखिएगा। दुर्ग में कौन सी संधि हो सकती है? दीर्घ है नहीं, गुण है नहीं, वृद्धि है नहीं, यण है नहीं। यण क्यों नहीं है? यावरा नहीं है, है नहीं है। तो गुण है नहीं, वृद्धि है नहीं, यण है नहीं, अयादि है नहीं, अर्थात स्वर संधि इसमें नहीं है। अब मैंने क्या बताया था? स्वर संधि के तुरंत बाद विसर्ग संधि खोजा करिए। अगर विसर्ग नहीं है तो व्यंजन तो हो ही जाएगी। अब विसर्ग संधि के बारे में मैंने कुछ बातें बताई थी कि दो उपसर्ग आपको याद करने के लिए मैंने बताए थे, एक नेहा और दोहा। ठीक है, और दूसरी चीज क्या बताई थी कि रा हो, ओ हो, या तीनों में से कोई सा भी शा हो आधा, तो उसको तुरंत विसर्ग में बदल दो। अब विसर्ग में बदल के देख लेते हैं, अगर बन जाएगा तो ठीक है। चलिए, तो ये देखिए रा आधा है तो इसको तुरंत विसर्ग में बदल दीजिए। तो अगर इसको हम देखें तो असल में दुर्ग ऐसे लिखा हुआ है। अब इस रा को विसर्ग में बदल दीजिए तो दोहा धन ग आ जाएगा। अब दोहा मैंने क्या है बताइए? दो उपसर्ग है, मैंने बताया था नेह और दोहा आपको जरूर मिल जाएगा। तो देखिए ये मिल गया, तो इसका विसर्ग दुर्ग का क्या होगा? दोह धन ग। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं निराधार। अगर यही दुर्गा होता तो
तो दुर्गा का भी यही हो जाता, दोह धन गा। ठीक है, बात क्लियर हो गई। चलिए अब बात करते हैं निराधार। अब निराधार बातें चल रही हैं, तो निराधार की बात करी जाए तो इसमें कौन सी संधि दिखाई दे रही है? इसमें दीर्घ संधि दिखाई दे रही है साफ तौर पर। कैसे? बड़ा आ है तो सीधी सी बात है दीर्घ संधि हो सकती है, हो सकती है ना। हाँ जी, चलिए दीर्घ संधि देखेंगे। अभी दीर्घ में लिख दे रहा हूं मैं, आपके अनुसार वही चीज चल रही है। दीर्घ के बाद गुण नहीं है, वृद्धि नहीं है, यण नहीं है, और यण के बाद में अयादि भी नहीं है। नियम आप देख लेना, मैं जो बात कह रहा हूं इसको आप पढ़ लेना। ठीक है, अब इसमें और कौन सी संधि हो सकती है? पहले दीर्घ के अनुसार भी तोड़ूंगा और दूसरे की। विसर्ग संधि में मैंने क्या बताया था कि आपको ओ दिखाई दे, र दिखाई दे या शा दिखाई दे आधा। शा कैसे होंगे? हमेशा आधे होंगे। ठीक है, तो क्या होगा? उनको हटाओ, विसर्ग लगाओ, सीधी सी बात यही बताई थी। चलिए अब इस चीज को भी याद रखिएगा, तो यहां पर विसर्ग भी हो सकती है क्योंकि यहां रा है, और दीर्घ भी हो सकती है। दोनों के अनुसार हम इसको तोड़ के देख लेते हैं। दीर्घ के अनुसार अगर सार्थक निकल के आएगा तो ठीक है, अगर मैं दीर्घ के अनुसार तोड़ दूं तो निर या निरा निकल के आएगा और दूसरा आधार निकल के आएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि निर और निरा कुछ होता होगा। निर कुछ नहीं होता, निर होता है एक उपसर्ग, लेकिन वो ये वाला होता है। क्या होता है? निर उपसर्ग होता है ये वाला। और संस्कृत में आधे रा और आधे सा को विसर्ग की संज्ञा दी गई है, उनको विसर्ग में बदल देते हैं। ठीक है, चलिए अब आ गए विसर्ग पे। तो ये दीर्घ संधि नहीं है। अब बहुत से वही चीज है, यहाँ दिखाई देगा तो दीर्घ लगाए आएंगे, दीर्घ नहीं है। विसर्ग के आधार पर देखते हैं। विसर्ग मैंने सीधा सीधा बताया था, रा हटाओ विसर्ग लगाओ। तो देखिए रा हटाया हमने तो विसर्ग लगाया तो क्या बन गया? निह। अब बच क्या गया यहाँ पर? रा तो हट गया, आ बचा, तो क्या बना आपका? निह धन आधार। और मैंने आपको बताया था विसर्ग के लिए निह और दोहा आपको बहुत मिलेंगे। देखो निह ये आ गया, दोहा ये आ गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निह धन चय। अब देखिए वही बात, आधा शा दिखाई दिया, तुरंत विसर्ग में बदलिए तो ये क्या बनेगा आपका? निह धन चय। क्लियर है? अब देखिए यहां ये सा दिखाई दे रहा है, तुरंत बदल दीजिए ब्रह धन पति। ठीक, बात क्लियर होगी। बृहत, वैसे ये शब्द जो है ब्रह, ब्रह का मतलब बड़े। ठीक है, चलिए संस्करण, ये मैंने नियम अपने पिछले में ही सिखाया था, उसको समझिए। मैंने आपको बताया था, अब देखो यहां पर आधा सा तो है, लेकिन इसको विसर्ग में नहीं बदल सकते। मैं वही चीज कह रहा हूं, ट्रिकें फेल हो जाती हैं। अब आप अगर इसको विसर्ग में बदल दोगे तो ये निकल के आएगा सन आह और धन करण। और एक चीज याद रखिएगा, कभी भी अनुनासिक और विसर्गों का प्रयोग एक साथ नहीं होता, एक ही वर्ण पर ये दोनों नहीं लगते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये आप अगर इस सा को बदल के किस में बदल दोगे? विसर्गों में बदल दोगे तो ये संधि आपकी गलत हो जाएगी। तो चलो देखते हैं कि इसमें ऐसा क्या है। सीधी सी बात है, स्वर संधि तो इसमें क्लियर तौर पर नहीं है। अब विसर्ग संधि जब नहीं है, स्वर संधि भी नहीं है, तो सीधी सी बात है व्यंजन संधि तो हो ही जाएगी। ठीक है, ये वैसे तीनों ही आपकी कौन सी हैं? विसर्ग संधि है, लिख लीजिएगा। ठीक है, तो विसर्ग संधि तो हो ही जाएगी। विसर्ग नहीं है तो बात करते हैं फिर कौन सी बची? व्यंजन संधि। अब व्यंजन संधि में भी ये कौन सा नियम है वो याद करिए। मैंने पिछले ही वीडियो में बताया था कि संस्कृत में क्री धातु होता है जो कि हिंदी में कर से होता है, कर, जिससे क्रिया बनी है। तो कर धातु के साथ में यदि मां का मेल होता है, अर्थात मां के बाद में यदि कर धातु आ जाए, चाहे ये क्री आ जाए, तो इन दोनों की संधि करते समय मां तो बदल जाता है अनुस्वार में अर्थात बिंदी में, और इनके बीच में सा का आगम हो जाता है अर्थात आधा सा बीच में जुड़ जाता है। वैसे सा आया है बीच में, उसको बस हमें हटाना है। तो सीधी सी बात है। और एक नियम मैंने बताया था कि जब विच्छेद करते हैं तो बिंदी दिखाई दे, बिंदी हटाओ मां लगाओ, तो ये क्या निकल के आएगा? बिंदी हटाओ मां लगाओ, तो क्या हो गया? सम। अब सा का यहाँ आगम होता है तो इस सा को हटा दीजिए तो निकल के क्या आएगा? सम धन करण। ठीक है, बात क्लियर हो गई। इसी शब्द को मैंने इस तरीके से समझाया था आपको। देखिए मैं यही दिखा रहा हूं, देखिए संस्कृत, तो संस्कृत का अगर देखो क्री धातु सीधे सीधे आ गया, तो संस्कृत का अगर हम विच्छेद करेंगे तो इस बिंदी को हटा के मां में बदल दीजिए तो क्या आएगा? सम धन कृत। यही तो होता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इसकी तप उत्तम। अब ये देखिए
ये भी आपका विसर्ग संधि का उदाहरण है। विसर्ग संधि में क्या होता है कि जब स्वर के बाद दूसरा स्वर उसी अपने मूल रूप में दिखाई दे, मात्रा रूप में नहीं, तो वहां पर विसर्ग संधि हो सकती है। कैसे हो सकती है कि आपको बस करना क्या है कि दोनों को शब्दों को उसी जगह से तोड़ दो और बीच में विसर्ग लगा दो। तो देखिए तपः धन उत्तम, ये कौन सी हो गई? विसर्ग। इसका मैं हटा दिया मैंने, समधन करण हो जाएगा। और कौन सी है? व्यंजन है। और ये कौन सी है? आपकी विसर्ग संधि। अब आ जाते हैं धर्म। मनो धन रंजन। अब ओ की मात्रा किस संधि में दिखाई देती है? एक तो गुण में दिखाई देती है, और गुण के अलावा किस में दिखाई देती है? विसर्ग में दिखाई देती है। दोनों आधार पर तोड़ के दिखाऊंगा, ठीक है। चलिए, मनोरंजन को पहले हम गुण के आधार पर तोड़ के देखते हैं। अगर सार्थक निकल आए तो ये हम गुण मान लेंगे, और अगर नहीं निकले तो विसर्ग तो हो ही जाएगी। चलिए देखते हैं। गुण संधि हम किस आधार पर पहचान रहे हैं? इसको ओ के आधार पर ही तो पहचान रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, उस ओ को बीच में ले आइए, रंजन। अब ओ को तोड़िए। ओ बनता कैसे है कि जब अ या आ से उ या उ मिलता है तब क्या बनता है? ओ। अब इसको जोड़िए इससे, तो एक शब्द निकलेगा मन, एक निकलेगा मना, और एक निकलेगा यहां पर उरंजन, और एक निकलेगा उरंजन। क्या आपको ये सार्थक शब्द कहीं से भी दिखाई दे रहे हैं? उरंजन या उरंजन कहीं से भी सार्थक है? नहीं है ना। तो सीधी सी बात है कि यहां पर आपकी कौन सी संधि नहीं है? यहां पर आपकी गुण संधि नहीं है। तो अब विसर्ग संधि देखें। विसर्ग संधि है, हाँ जी विसर्ग संधि है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जहां ओ दिखाई दे हटाओ, विसर्ग लगाओ। तो सीधी सी बात है, ये क्या बनेगा आपका? मनः धन रंजन, ठीक है। तो ये सही आपका टूट जाएगा, और ये आपकी कौन सी हो जाएगी? विसर्ग संधि हो जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं परिधन शद। इसमें थोड़ा आपको समस्या आ सकती है। वैसे बहुत आसान है, नियम मैंने समझा रखे हैं, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। अब यहाँ र आ रहा है। देखो, स्वर संधि तो कोई सी नहीं है इसमें, क्योंकि इसमें कोई भी बड़ी मात्रा नहीं है, ठीक है। बात क्लियर हो गई। और या, वा और रा नहीं है, और अगर है भी तो उनसे पहले आधा वर्ण नहीं है, तो यह स्वर संधि नहीं है। अब बात करते हैं विसर्ग संधि। विसर्ग संधि मैंने बताया था कि रा आता जरूर है, लेकिन रा को हटाओ, विसर्ग लगाओ, तो ये नहीं बनेगा। हटा के भी देख लो। अगर रा पर देखोगे ई की मात्रा चढ़ी हुई है, तो अगर ई की मात्रा है इसके ऊपर तो क्या बनेगा? पह धन इषद बनेगा। तो कोई शब्द तो हुआ नहीं। तो अब देखते हैं विसर्ग संधि तो नहीं है। व्यंजन संधि देखते हैं। व्यंजन संधि का एक नियम याद करिए। मैंने बताया था अ या आ के अलावा किसी और स्वर के बाद में यदि सा आता है तो उसको श में बदल देते हैं। यानी कि कहने का मतलब है कि अगर स्वर के बाद कौन से स्वर आ या आ को छोड़कर सा हो, तो होता क्या है कि संधि करते समय केवल इस सा को श में बदल देते हैं। तो अब यह देखिए, यह ई की मात्रा है, तो इसको तो पहले इतना अलग कर दीजिए। अब इस शा को किस में बदल देंगे? इस सा में। तो क्या हो जाएगा? परिधन सद। ऐसा ही आपका एक शब्द है विषम। तो विषम को अगर तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? वि धन सम, ठीक है। बात क्लियर हो रही है आपको? चलिए, कौन सी है ये? व्यंजन है। चलिए, अब बात करते हैं अंतरंग, ठीक है। अंत रंग, यहां कौन सी संधि आपको दिखाई दे रही है? देखो, अंत की जब बात आती है तो एक शब्द अंतः याद करिए, विसर्ग संधि में आया था। तो इसमें देखिए अंतः दिखाई दे रहा है। अब देखिए रा है, मैंने बताया था रा हटाओ विसर्ग बनाओ, रा हटाओ विसर्ग बनाओ। तो इस शब्द को अगर आप देखोगे तो विसर्ग तो ये बन गया, आप बच के आ गया यहाँ अंग। तो इसका सही विच्छेद क्या है? अंतः धन अंग। तो ये कौन सी हो गई आपकी? विसर्ग संधि हो गई, ठीक है। चलिए, अब बात करते हैं निरोग। निरोग की बात करी जाए तो देखो ओ आ रहा है, इसमें तीनों संधि दिखाई देंगी, देखिएगा। अगर बड़ी से देखो तो दीर्घ संधि भी है, ओ से देखो तो गुण संधि भी है, र से देखो तो आपकी विसर्ग संधि भी है। मैंने बताया था विसर्ग हटाओ और वो लगाओ। और अगर बात करी जाए तो व्यंजन संधि भी है। व्यंजन संधि बताऊंगा कैसे है, ठीक है। चलिए देखते हैं ये कौन सी संधि हो सकती है। अगर बड़ी के आधार पर देखें, दीर्घ संधि के अनुसार पर, तो देखिए एक शब्द निकल के आएगा नी और दूसरा इरोग। अब इरोग कोई चीज होती है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि एक शब्द तो आपको साफ दिखाई दे रहा है ना, रोग। तो रोग तो इसमें होगा ही, तो रोग इधर ले आइए। बहुत आसान तरीका बता रहा हूं। अब देखिए, एक मैंने आपको विसर्ग संधि में एक नियम बताया था
कि यदि र से पहले यह हो या यह के बाद में रा होता है तो यह के स्थान पर, किसके, यह के स्थान पर बड़ी ई हो जाती है। तो अब इस बड़ी ई को हटा दो, यह लगा दो, तो ये शब्द क्या बन जाएगा, नेह। बात क्लियर हो गई। तो कौन सी हो गई, विसर्ग हो गई। ठीक है, तो यहाँ कौन सी संधि है, विसर्ग है। ठीक है, चलिए अब आते हैं षडानन। अब षडानन की बात करी जाए तो यहाँ दीर्घ भी लग रही होगी बहुत से लोगों को, और दीर्घ के अनुसार तोड़ोगे तो षड धन आनंद निकल के आएगा। अब षड तो कोई चीज होती नहीं है, तो समस्या क्या आ रही है, फिर कौन सी हो सकती है भाई, वो देखते हैं। तो सीधी सी बात है, व्यंजन संधि की तरफ चलते हैं। विसर्ग इसमें है नहीं, क्योंकि ना यहाँ रा है, ना ही शा है, ना ही ओ है, तो यहाँ विसर्ग नहीं हो सकती। अब व्यंजन संधि के आधार पर देखा जाए तो व्यंजन संधि मैंने बताया था कि किसी भी वर्ग के तीसरे को देखना और पांचवें को देखना। अगर ये वर्ण दिखाई देते हैं तो इनको अपने पहले में बदल के देख लेना। अब यहां पर देखो, ये डा कौन से नंबर पे आता है, डा कौन से नंबर पर आता है, देखो टा ठा डा तीसरे पे आता है, अर्थात आपको तीसरा व्यंजन मिल गया। तीसरे का मतलब वर्ग का तीसरा, किसी भी वर्ग का तीसरा। तो ये देखा जाए तो ये टा वर्ग का तीसरा व्यंजन है, तो इसको अपने पहले में बदल दो। अब पहला इसका क्या है, टा, तो इसको बदल के देखते हैं। तो शट निकल के आया, इसको ऐसा कर दीजिए हलंत वाला, और जो बचा उसको ऐसा का ऐसे लिख लीजिए। तो क्या बना, शट धन आनन। शट माने क्या होता है, छह, और आनन माने सिर। ठीक है, तो ये जो आपकी संधि है वो सही हो गई, और ये संधि आपकी व्यंजन हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उद्धार। उद्धार की बात करी जाए तो अब मैं सीधे सीधे कराऊंगा, इतना मैंने बहुत आपको करा दिया। इसमें आप अपना दिमाग लगाइएगा। सबसे अच्छा तरीका है कि पहले आप इनको लिख लीजिए कॉपी पर, इनको हल कर लीजिए, उसके बाद में मेरे वीडियो को इसको अच्छी तरीके से देखना, तब आपकी अच्छी तरीके से समझ में आएगी। देखिए दा और धा आ रहा है, मैंने बताया था कि कहीं पर आपको दा और धा दिखाई दे तो व्यंजन संधि हो सकती है, और व्यंजन संधि होने के लिए इस दा को बदल दीजिए ता में, और इस धा को बदल दीजिए हा में। यही तो मैंने बताया था। तो चलिए बदल के देखते हैं। तो इस दा को बदल दीजिए ता में, और जो बाकी बचा वो क्या है, हार। और एक चीज और बताई थी कि व्यंजन संधि में अधिकतर आपको उत, सत, तत और सम, ये प्रत्यय आपको, उपसर्ग आपको मिल ही जाएंगे। तो देखिए उत धन हार निकल के आ गया, तो ये कौन सी हो गई, व्यंजन हो गई। चलिए इधर देखते हैं भूतधार। अब देखो मैंने इसीलिए यहाँ पर ये भूतधार लिखा है कि आप अगर इसको इस आधार पर देखोगे तो ये टूटेगी नहीं। कैसे नहीं टूटेगी, देखो भूत, अब भूत पूरा होता, भूत नहीं होता, भूत धन। अब इसको बदल दो हार में, भूतहार। भाई भूतहार तो कोई शब्द बना नहीं, और भूतहार है तो ये भूतधार नहीं है। तो भूतधार में अगर देखोगे तो कुछ समझ में आएगा। कौन सी संधि हो सकती है वो जरा देखेंगे। अगर आप देखोगे तो यहाँ बड़े ऊ की मात्रा आ रही है। ठीक है, मैं सदुपयोग को थोड़ा नीचे लिख दे रहा हूं। चलिए, अगर बड़े ऊ की मात्रा दिखाई दे रही है तो दीर्घ संधि हो सकती है। तो दीर्घ संधि के अनुसार इस ऊ को बीच में ले आइए। ठीक है, ऊ कैसे बनता है, जब छोटे ऊ या बड़े ऊ से छोटा ऊ या बड़ा ऊ मिल जाए, इसको इससे जोड़िए, इसको इससे जोड़िए, तो एक शब्द बनेगा भू और दूसरा बनेगा उद्धार। तो सीधी सी बात है, भूधन उद्धार बन के क्या बोलता है, भूतधार। तो ये कौन सी संधि हो जाएगी, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं सदुपयोग। अब अगर यहाँ पर देखोगे सदुपयोग, तो देखिए उपयोग शब्द आपको साफ साफ दिखाई देगा। कुछ संधियों में तो शब्द ऐसे दिखाई दे जाते हैं, तो उपयोग को अलग कर लो। अब बच क्या गया, उपयोग निकालने के बाद में ये सद बचा। अब देखिए ये दा जो है वो कौन सा है, किसी भी वर्ग का तीसरा तो नहीं है। हाँ जी, तीसरा ता था दा है, तो इस दा को किस में बदल दोगे, अपने पहले में। तो ये क्या हो जाएगा, सत। तो ये शब्द क्या बनेगा, सत धन उपयोग। कौन सी हो गई, व्यंजन। ये देखिए उत सत तत् सम, तत् सत मिल गया, ये रहा। अब बात करते हैं प्रस्तावित। अब देखो आधा सा दिखाई दे रहा है, तो देखो एक हो सकती है प्रह धन तावित, लेकिन ये तो कोई शब्द बनता दिखाई नहीं दे रहा। तो हम देखें इसको, तो कौन सी हो सकती है वो जरा देखिएगा। आप बहुत से लोग दिमाग चला रहे होंगे, तो देखिए सबसे पहले स्वर संधि के आधार पर देखते हैं। दीर्घ इसमें हो सकती है लेकिन दीर्घ है नहीं, गुण इसमें नहीं हो सकती, वृद्धि इसमें नहीं हो सकती, यण इसमें नहीं हो सकती, अयादि हो सकती है। क्यों, अयादि में आता है अय, आय, अब और आव। क्या आव दिखाई दे रहा है आपको, ये रहा आव दिखाई दे रहा है, उसको बीच में ले आइए। देखिए प्रस्त
धन आव, और वा पर जो मात्रा लगी है उसके साथ में लेकर आएंगे। ठीक है, अब आवी कब बनता है? जब बड़े औ से इधर मात्रा किसकी है? ई मिलेगा। तो इसको इससे जोड़ दीजिए, इसको इससे जोड़ दीजिए, तो क्या बनेगा आपका? प्रस्तो धन इत। ठीक है, ये इत एक प्रत्यय होता है, तो सीधी सी बात है कि हमने जो तोड़ा है सही है, तो ये कौन सी हो जाएगी? अयादि स्वर संधि हो जाएगी। अब बढ़ते हैं प्राग ऐतिहासिक। ठीक है, अगर प्राग ऐतिहासिक आप शब्द पढ़ोगे तो एक ऐतिहासिक शब्द आपको दिखाई देगा। मैं कई तरीकों से आपको बता रहा हूं, तो ऐतिहासिक को पहले अलग कर लीजिए। ऐतिहासिक, ऐतिहासिक शब्द साफ दिखाई दे रहा है। अब बच के आ गया आपके पास प्राग, बच गया। क्या बच गया? प्राग, यही तो बचा। अब ये गा को देखिए आप, अभी मैं प्लस नहीं लगा रहा हूं। गा क्या किसी वर्ग का तीसरा तो नहीं है? हाँ जी है, क ख ग, का वर्ग का तीसरा व्यंजन है। इसको अपने पहले में बदल दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा? का हो जाएगा। तो आपका जो शब्द बनेगा प्राक धन ऐतिहासिक। तो आपकी ये संधि का विच्छेद इस प्रकार हो गया। अगर आपको इस वीडियो में किसी का भी संधि विच्छेद समझ में नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और इसके अलावा भी अगर कोई आप किसी संधि का विच्छेद जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और अगर आप ऐसा ही एक और वीडियो अगर चाहते हैं अच्छी तरीके से, तो आप वो भी मेरे कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझे बता सकते हैं। ठीक है, और आपको अगर मेरी वीडियो अच्छे नहीं लग रहे हैं तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। क्या कमी आपको दिखाई दे रही है वो भी मुझे बताइए। अगर मैंने कोई चीज़ आपको गलत पढ़ाई है, वैसे तो मैं पूरी कोशिश करता हूं, मैं आपको जो पढ़ाता हूं वो प्रमाणित पुस्तकों से पढ़ाता हूं, इसलिए गलतियां कम ही होती हैं। और फिर सीधी सी बात है, मानव है, गलतियां होती हैं। वैसे अभी तक जो मैंने पढ़ाया है, जितने भी वीडियो मैंने बनाए हैं, मैंने खुद देखे हैं, उसमें किसी भी लेश मात्र की भी आपको गलती नहीं मिलेगी। मैं आपको जो पढ़ा रहा हूं प्रमाणित ज्ञान प्रदान कर रहा हूं। ठीक है, चलिए आगे अब हम इस संधि के टॉपिक को यही समाप्त करते हैं। संधि से आगे हमारा वर्णमाला के 2 टॉपिक और रह गए हैं, उन टॉपिकों को भी मैं जल्दी ही आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। उसके बाद हम शब्द विचार पर आएंगे। इस समय पर जल्दी ही टेट की परीक्षा आने वाली है, तो उसके मद्देनजर अब मैं प्रतिदिन वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा और जल्दी से जल्दी आपके इस कोर्स को कराने की कोशिश करूंगा। चलिए मिलते हैं आपसे जल्दी ही किसी और वीडियो में, तब तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहता हूं। नमस्कार।